चलो, आज हम डायनेमिक्स और स्टैटिक पूरे को एक साथ रिवाइज करेंगे। दोनों बुक कंप्लीट हो गई अपनी। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये आप रोज रिवाइज करेंगे तो आपकी क्वेश्चंस भी टाइप्स है वो याद हो जाएंगी, और कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो इनके लिए आपको पढ़ने हैं, याद रखने हैं, वो चीज़ आपके लिए जरूरी है। आप बीएससी की हर बुक को ऐसे पढ़ लो, आपके क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो पहले अपन डायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक्स को क्या कहते हैं? गति विज्ञान। क्या कहते हैं? गति विज्ञान। ठीक है, तो गति विज्ञान और डायनेमिक्स में क्या क्या हमने पढ़ा था उसकी अपन बात कर लेते हैं। बताओ जल्दी से क्या क्या पढ़ा था। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सर नॉर्मली विस्थापन, वेग और त्वरण पे। तो नॉर्मली विस्थापन, वेग और त्वरण पे क्वेश्चन बनता है तो उसके फॉर्मूले अपन जानते हैं कि वेग का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, क्या होता है सर? dx अपॉन dt। अगर x मेरा विस्थापन है तो dx अपॉन dt, और त्वरण, त्वरण को अपन स्मॉल f से दर्शाते थे, और सर इसका फॉर्मूला हो जाएगा dv अपॉन dt, यानी वेग में परिवर्तन। या फिर सर यहाँ से d2x अपॉन dt स्क्वायर लिख सकते हैं, या सर v dv बाई dx। तो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। और मैंने कहा था कि इस त्वरण को मंदन भी कह देते हैं। जब वेग में कमी हो रही होती है तब इसी त्वरण को क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहां से आता है, बात समझ में आ गई। फिर सर दूसरी टाइप पे आ जाते हैं। तो दूसरी टाइप मैंने आपको इसमें पढ़ाया था कि वेगों का संयोजन। तो वेगों का संयोजन में सर दो ही फॉर्मूले थे, कौन कौन से? एक तो सर परिणामी वेग कैसे निकालते हैं, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर और प्लस 2v1 v2 कोस अल्फा, 2v1 v2 कोस अल्फा। और एक मैंने कहा था परिणामी वेग का किसी भी वेग के साथ अगर दिशा निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं। तो यहां से उसके लिए होता है सर टेन अल्फा बराबर, अगर मान लो v की v1 के साथ दिशा निकालना चाह रहे हो तो सर v2 है वो 2 बार आएगा, v1 एक बार आएगा। तो जिसके साथ दिशा निकालते हैं वो हमेशा एक ही बार आता है। तो v2 साइन अल्फा और अपॉन में v1 प्लस v2 कोस अल्फा। ध्यान है सभी को, ये हमने पढ़ा था। अब ये फॉर्मूले कहाँ लगते हैं सर? जब नाव वाले क्वेश्चन आते हैं कि मान लो नाव कोई भी नदी बह रही है और उसमें एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंचना है किसी नाव की हेल्प से, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो हमने किए थे वो इस पे आते हैं। लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन आने का ट्रेंड कम हो गया है, पहले आते थे अब नहीं आते, इस पे क्वेश्चन कम आने हो रहे हैं। अभी तक जो भी पढ़ा है अपन ने उसमें जो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है और सर यहाँ से क्वेश्चन पहले आता था, लेकिन अब आजकल कम पूछा जा रहा है यहाँ पे, लेकिन ये एक टाइप काउंट हो जाती है। तीसरी टाइप मैंने आपको क्या पढ़ाई थी इसमें सर? तीसरी टाइप आपने पढ़ाई थी इसमें ऊर्ध्वाधर गति। यानी अगर अपन बात करें अचर त्वरण के अधीन, अचर त्वरण के अधीन जो सरल रेखीय गति होती है उसमें हमने ऊर्ध्वाधर गति पढ़ा था। तो ऊर्ध्वाधर गति में क्या क्या पूछा जा सकता है सर? ऊर्ध्वाधर गति में क्या क्या पूछा जा सकता है ये हमें देखना है। तो सर यहाँ पे एक तो अधिकतम ऊंचाई पूछी जा सकती है। तो अधिकतम ऊंचाई h जो है वो क्या नाम दिया था अपने? h बराबर क्या आया था बताओ? यू स्क्वायर अपॉन, यू स्क्वायर अपॉन, जल्दी बोलो, 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये अधिकतम ऊंचाई थी। अधिकतम ऊंचाई में जाने में लगा समय कितना था? t बराबर u अपॉन जी। याद है सभी को? t बराबर u अपॉन जी था, ये भी हमने पढ़ लिया था। और सर टोटल समय कितना लगता है इस पूरी गति में? जब वो ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है तो उड्डयन काल, और उड्डयन काल इसमें क्या था सर? ये हो जाता है 2u अपॉन जी हो जाता है, 2u अपॉन जी हो जाता है। एक क्वेश्चन की टाइप ये तीन तो ये पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि मान लो सर ये इसका अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु है और ये यहाँ पे धरातल पे बिंदु है, तो सर यहाँ पे हमें पता है कि अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 हो जाता है। अगर वो इस बिंदु पे, किसी बिंदु सी पे अगर मान लो बात कर रहा है, तो बिंदु सी पे वो क्वेश्चन पूछता है आपसे कई बार कि सर यहाँ पे वेग पूछ लेता है, समय दे देता है, और समय दे देता है, वेग पूछ लेता है, और वेग दे के समय पूछ लेता है। अगर बीच में किसी भी कण पे, उस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि मान लो एक कण आपने ऊपर फेंका और वो मान लो कि ये अगर मान लो अधिकतम ऊंचाई से किसी कम ऊंचाई पे पहुंचा, वो उस ऊंचाई पे उसका समय कितना लगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सर वो हमेशा किससे हो जाते हैं सोल्व? गति के दूसरे समीकरण से सोल्व हो जाते हैं। मैंने क्वेश्चन के टाइप भी आपको करवा रखे हैं। उसमें कौन सा फॉर्मूला काम में लिया जाता है सर? एस बराबर यू टी और माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर, ये लेते हैं। तो वही बात है, कई बार ये एस दे देगा यहाँ तक और टी पूछ लेगा, और कई बार से टी दे देता है, ये एस पूछ लेता है। अब कई बार तो ये ऊंचाई ये हो जाती है, कई बार ये घूम के वापस आता है, वो ऊंचाई पूछ लेता है कि उसने टोटल कितना मतलब दूरी है वो तय करी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा अपन ने यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा।
तो ये तीसरी टाइप है। पहली टाइप समझ में आ गई थी सर? पहली टाइप पूछी जाती है वेग और त्वरण पे। दूसरी सर यहाँ पे परिणामी वेग, और यहाँ पे परिणामी वेग का किसी भी वेग के साथ दिशा पूछ सकता है दूसरा। तीसरा पूछ सकता है सर ऊर्ध्वाधर गति कर रहा अगर कोई कण, तो वहां पे अपने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए थे, लेकिन इनके अलावा वहां पे कोई फॉर्मूला अपने काम में नहीं आता है। बात समझ में आ गई थी क्या? यहां तक पढ़ लिया था अपन ने। चौथी टाइप क्या थी सर? चौथी टाइप हमने देखा था कि यहाँ पे अपने पास पूछा जाता है अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरीय त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण, और उसी में कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, और फिर सर कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। ये सारे फॉर्मूले एक साथ हमने पढ़े थे, और इसी में अपने साथ आ जाता है, अगर आपने पढ़ा होगा कि सर यहाँ पे अभिलंबिक वेग, अभिलंबिक वेग, स्पर्श रेखीय वेग, अभिलंबिक त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या क्या फॉर्मूले थे बताओ, देखें बिना देखे कौन कौन बता सकता है? सर यहाँ पे हमने पढ़ा था अरीय वेग, तो अरीय वेग वाला फॉर्मूला क्या था जल्दी बोले? आर डॉट। फिर सर हमने पढ़ा था अरीय त्वरण, तो अरीय त्वरण क्या था जल्दी बोले? सर अरीय त्वरण था अपने पास आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, याद है सभी को? फिर हमने पढ़ा था सर इसमें अनुप्रस्थ वेग, तो अनुप्रस्थ वेग का फॉर्मूला क्या था जल्दी बोलो? अनुप्रस्थ वेग हमने पढ़ा था सर आर थीटा डॉट, याद है सभी को? और यहां से फिर हमने पढ़ा था अनुप्रस्थ त्वरण, तो अनुप्रस्थ त्वरण क्या था जल्दी बोलो देखें? सर अनुप्रस्थ त्वरण था अपने पास यहां से आर थीटा डबल डॉट और प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट, याद है सभी को? अब परिणामी निकालना सबको आता है सर, परिणामी निकालना है तो इनका परिणामी निकाल लेंगे अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग से, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं। इन दोनों त्वरण का परिणामी निकालना है तो सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं, वो तो पता है सभी को, पता है ना? परिणामी त्वरण कैसे निकालना है और परिणामी वेग कैसे निकालना है। इसमें फिर हमने पढ़ा है कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है बताओ? सर कोणीय वेग होता है थीटा डॉट, याद है सभी को? कोणीय वेग होता है थीटा डॉट। और अगर कोणीय त्वरण की बात करें तो सर यहाँ से कोणीय जो त्वरण है वो अपने पास हो जाता है थीटा डबल डॉट, याद है सभी को? कोणीय त्वरण क्या हो जाता है? थीटा डबल डॉट हो जाता है, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद यहाँ से हमने फॉर्मूले कौन कौन से पढ़े? सर यहाँ पे कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध पूछा जाता है, तो क्या होता है बताओ? सर कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध, व रेखीय वेग में संबंध, कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध, ये पूछा जाता है। तो इसमें हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे अगर आपको याद हो तो। यहां से कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध पढ़ा कि सर थीटा डॉट बराबर क्या होता है बताओ? ये हो जाता है थीटा डॉट बराबर हो जाता है सर यहां से पहले p और साइन फाई, सॉरी v साइन फाई, यहां से लिख सकते हैं v साइन फाई, याद है क्या सभी को? और अपॉन में r था, जहां पे ये फाई कौन सा एंगल था? सर ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल था, याद है सभी को? या तो ऐसे लिखते हैं, या सर हमने इसी फॉर्मूले को दूसरा क्या बनाया था? थीटा डॉट बराबर ये हो जाता है p इंटू वी अपॉन आर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। जहां p क्या था? सर ध्रुव से स्पर्श रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई होती है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई है वो p होती है, ये हमने पढ़ लिया था। ये फॉर्मूले याद हो गए सभी के? समझ में आ रही बात है? अब इसमें हमने क्या पढ़ा था सर? यहाँ पे आगे हमने पढ़ लिया था इसमें रेखीय, स्पर्श रेखीय वेग, तो वही बात है स्पर्श रेखीय वेग की अगर हम बात करें, स्पर्श रेखीय वेग, तो स्पर्श रेखीय वेग में क्या पढ़ा था बताओ जल्दी से? स्पर्श रेखीय वेग होता है सर एस डॉट या डी एस अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, एस डॉट या डी एस अपॉन डी टी लिख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था स्पर्श रेखीय त्वरण, तो यहाँ से स्पर्श रेखीय त्वरण क्या हो जाएगा बोलो? सर स्पर्श रेखीय त्वरण है वो हो जाएगा अपना यहाँ से एस डबल डॉट, या अपन वही बात है सर डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या सर हम लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एस लिख सकते हैं, या वी डी वी बाई डी एस लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अभिलंबिक वेग, तो अभिलंबिक वेग जीरो होता है, तो इसमें पढ़ा था सर अभिलंबिक वेग, तो अभिलंबिक वेग है वो हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। और फिर अभिलंबिक त्वरण क्या था? वी स्क्वायर अपॉन रो, याद है क्या सभी को? तो सर यहां से अपन लिख सकते हैं अभिलंबिक त्वरण, तो अभिलंबिक त्वरण अपने पास हो जाएगा सर ये बनेगा वी स्क्वायर अपॉन रो, वी स्क्वायर अपॉन रो, याद है सभी को? ये लिख सकते हैं। जहां रो क्या था सर? रो था वक्रता त्रिज्या डी एस अपॉन डी साई, जहां रो क्या था? वक्रता त्रिज्या डी एस अपॉन डी साई। तो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड, कई बार तो क्या देखो
कोई दो इंफॉर्मेशन दे देगा, तीसरी पूछ लेगा आपसे कि ये दोनों बराबर हैं तो इसका पथ बताएं। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन की टाइप मैंने आपको करवा रखी है क्लास के अंदर, लेकिन अगर ये फॉर्मूले आपको याद हैं, ये वाले फॉर्मूले, और अगर ये फॉर्मूले याद हैं, तो यहां से क्वेश्चन इस बार आपने देखा होगा एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये 3 टाइप तो ऐसी है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। एक तो फर्स्ट जो मैंने बताया आपको, दूसरी टाइप ये है यहां से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते हैं हर बार, और एक अपन ने लास्ट में इसमें पढ़ा है प्रक्षेप्य। प्रक्षेप्य क्या होता है बताओ सर? इसमें हमने पढ़ा है प्रक्षेप्य। प्रक्षेप्य में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर? प्रक्षेप्य में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो प्रक्षेप्य है, जिस पथ पे वो गति करता है, उस प्रक्षेप्य पथ का समीकरण क्या है? तो प्रक्षेप्य पथ का समीकरण क्या था, बोलो जल्दी से सर। यहाँ पे प्रक्षेप्य पथ का समीकरण, पथ का समीकरण ये था अपने पास y बराबर x tan अल्फा, याद है क्या? और यहां से y बराबर x tan अल्फा और प्लस या माइनस था, तो सर -1/2g और x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, याद है क्या? ये निकाला था हमने, और मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो ये कैसे फाइंड आउट किया था वो जरूर याद रखना, ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसी पे बनता है। फिर इसमें क्या बनता है? अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई h बराबर क्या था बोलो? अधिकतम ऊंचाई h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, याद है क्या सभी को? और सर इसमें उड्डयन काल क्या था? तो उड्डयन काल t बराबर 2u साइन अल्फा अपॉन g था, 2u साइन अल्फा अपॉन g था। और इसमें जो प्रास है, प्रास क्या था बोलो? u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g। सारे फॉर्मूले याद हैं कि नहीं है? यही फॉर्मूले पूछे जाते हैं। फिर वही है, मैक्सिमम प्रास कब होता है? जब सर अल्फा को 45 डिग्री पे फेंकते हैं अगर आप, तो मैक्सिमम प्रास मिल जाता है। और मेन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी कि सर प्रास दो प्रक्षेपों को अगर आप फेंक रहे हैं, अगर प्रास समान रहेगी, कब? जब उनके एंगल है वो क्या होंगे? एक दूसरे के पूरक कोण होंगे, याद है क्या? अगर ये एक अल्फा है, दूसरा 90 माइनस अल्फा है, तो वो पूरक कोण हो जाते हैं। और पूरक कोण पे अगर दो प्रक्षेपों को आप फेंक रहे हैं तो प्रास हमेशा बराबर रहती है। नहीं, ये पढ़ा है पूरा डायनेमिक्स में। एक समतल में गति थी, तो समतल में गति तो सर वही बात है कि अपने पास उसके अपने दो दिशाओं में घटक लेते हैं, तो एक्स एक्स दिशा में और एक वाई एक्स दिशा में। तो वहां जो क्वेश्चन बनता है, तो एक्स एक्स दिशा में आप वेग निकाल लो, वाई एक्स दिशा में वेग निकाल लो, परिणामी वेग निकालते थे। ऐसे ही वहां पे त्वरण है, एक्स एक्स दिशा में, वाई एक्स दिशा में, फिर परिणामी त्वरण निकाल लेते थे। लेकिन वहां जो क्वेश्चन आता था, मैंने कहा था कि उसमें पथ का समीकरण पूछा जाता है, पथ का समीकरण ज्यादा पूछा जाता है। तो वो तो अपन को पता है, वहां पे अपन ने सोल्व कर लिया था। इसके अलावा बताओ कोई क्वेश्चन बना हुआ है तो? ये तो क्वेश्चन आपके तैयार होने ही चाहिए। ये तो या मान लो इंपॉर्टेंट है, जो आज अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो एक तो इसका क्वेश्चन आता ही आता है, और इसी में साथ में अपन ऊर्ध्वाधर गति पढ़ सकते हैं यहीं पे साथ में, तो दोनों एक साथ पढ़ सकते हो आप इनको। मैंने अलग पढ़ाया था उसको, आप साथ में भी पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन वहां से आ जाता है और एक सर यहां से इन फॉर्मूले से आता है। ये फॉर्मूले मान लो और 2 क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से, तो 3 क्वेश्चन ये बन गए और एक पहला क्वेश्चन मैंने शुरुआत में बताया था। तो ये 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है बोलो? अब इन पे क्वेश्चन सोल्व कर लो। मैंने क्वेश्चन भी आपको काफी करवा दिए, इस पे काफी क्वेश्चन करवा रखे हैं, हर वेराइटी पे 15-16 20 क्वेश्चन करवा रखे हैं कॉपी के अंदर। तो कम से कम 100 क्वेश्चन तो आपकी कॉपी में मिल जाएंगे इन्हीं पे। तो ये हमने पढ़ा था किसमें? डायनेमिक्स में। किसमें पढ़ा था? डायनेमिक्स में। समझ में आ गया सबको? अब स्टैटिक में क्या पढ़ा था? स्थिति विज्ञान क्या पढ़ा था बताओ? अब स्थिति विज्ञान में क्या क्या फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन सकता है उसकी बात कर लें। चलो, तो सर ये तो डायनेमिक्स कंप्लीट हो गया। स्थिति विज्ञान क्या क्या पढ़ा था बोलो जल्दी से? हाँ जी, स्थिति विज्ञान में क्या क्या पढ़ा था जल्दी बोलो? स्टैटिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर, दो बलों का संयोजन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है सर? दो बलों का संयोजन। तो इसकी बात कर लेते हैं, दो बलों का संयोजन। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो सर दो बलों का संयोजन में क्या था? अगर P और Q दो बल है, अगर वो किसी एंगल अल्फा पे हैं, तो परिणामी कैसे निकालते हैं? तो परिणामी R बराबर था सर अंडरूट में, और यहां से P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और प्लस 2PQ कोस अल्फा। तो इस पर इस बार भी सेकंड गेट में क्वेश्चन आया था। एक सर होता है कि परिणामी बल R का
किसी बल जो घटक बल P है उसके साथ अगर दिशा या एंगल पूछा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, यानी R का P के साथ कोण या दिशा बोल सकता है, एक ही बात है। ये क्या था बोलो सर, जिस बल के साथ आप एंगल निकालते हैं वो एक ही बार आता है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहां से Q, तो यहां से अपन लिख सकते हैं सर अल्फा बराबर हो जाता है टेन इनवर्स, सॉरी थीटा नाम दिया था अपन ने इसको, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स, और यहां से क्या आ जाता है बोलो, यहां से Q साइन अल्फा, और अपॉन में क्या आ जाएगा P प्लस Q कोस अल्फा। याद है सभी को, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर R का सर Q के साथ कोण पूछा जा रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन गया था सर, वहां थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, और जिसके साथ एंगल पूछा जाता है वो एक ही बार आता है, तो वहां क्या आ जाएगा P साइन अल्फा, यहां से P साइन अल्फा अपॉन Q प्लस P कोस अल्फा, P प्लस Q कोस अल्फा, Q प्लस P कोस अल्फा आ जाएगा। तो ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आप बताओ, पढ़ा था अपन ने सबने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है, तो सर पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, यही फॉर्मूले थे जो काम आते हैं। अब इनमें कोई एक इन्फॉर्मेशन दे देगा, कुछ भी जो भी है उनके बेस पे क्वेश्चन पूछता जाता है, लेकिन फॉर्मूले तो यही काम आ रहे थे अपने, नहीं आ रहे थे क्या बताओ। तो पहला क्वेश्चन सर यहां से बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया था सर, दूसरा क्वेश्चन बनता है दो बलों के वियोजन से। दूसरा क्वेश्चन कहां से बनता है, दो बलों के वियोजन से। अब दो बलों का संयोजन होता है, उसमें सर दो घटक बल दे रखे होते हैं और आपको परिणामी निकालना होता है, लेकिन वियोजन में उल्टा था सर, यहाँ पे परिणामी दे रखा होगा और परिणामी की दोनों घटक बलों के साथ दिशा दे रखी होगी, तो वहां पे मैं निकालना क्या था, घटक बल निकालने होते हैं। उसके लिए सर ज्या सूत्र काम में लेते हैं। कौन सा, ज्या सूत्र। हमें इसमें फॉर्मूला याद रखना ही नहीं था, ज्या सूत्र काम में लेते हैं। तो यहां से अपने पास दो बलों का और यहां वियोजन था, दो बलों का वियोजन, याद है क्या सभी को। तो सर दो बलों का वियोजन कैसे निकालते थे बताओ देखें। तो सर यहां से हमारे पास वही सेम कहानी है कि मान लो अपने, वैसे मैंने इसमें आपको मेथड याद रखने के लिए बोला था, ना कि फॉर्मूला, याद है क्या सभी को। तो सर ये हमारे पास मान लो ये P बल है और ये हमारे पास Q बल था, और इनका जो परिणामी है वो हमने मान लिया था R है, ठीक है। और परिणामी की अगर मान लो P के साथ एंगल अल्फा दिया हो और ये बीटा दे रखा हो, ये हमें गिवन था। तो सर ये अल्फा था तो ये हमने निकाल लिया था, ये बीटा होगा। तो सर यहां से ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। याद है क्या सभी। तो ज्या सूत्र क्या था बोलो। तो सर ज्या सूत्र से अपन क्या लिख सकते हैं, तो सर हमने ये याद किया था ना कि फॉर्मूले। तो ज्या सूत्र से अपन क्या लिख सकते हैं सर, P, यानी ये जो अपने पास भुजा है वो अपने सामने के कोण की ज्या के समानुपाती होगी। तो सर P अपॉन साइन बीटा, याद है सभी को, बराबर Q अपॉन क्या हो जाएगा सर, साइन अल्फा, यहां हो जाएगा साइन अल्फा, और R अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, साइन, यहां से साइन और पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। याद है क्या सभी को। तो सर साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब सर R दे रखा था, अल्फा बीटा दे रखे होते हैं, तो P और Q अपन इनसे निकाल सकते हैं। एक बार इन दोनों को साथ ले लो, एक बार इन दोनों को साथ ले लो। तो ये दो बलों का वियोजन पूछा जाए तब लगाना है। फिर सर हमारे पास ये था कि दो से अधिक बलों का संयोजन पूछा जाए, यानी दो या दो से अधिक बलों का संयोजन, उसमें क्या करना था बताओ, तीसरी टाइप थी वो। तो तीसरी टाइप में क्या पूछा गया था सर, दो या दो से अधिक बलों का संयोजन, तो क्या था बताओ जल्दी से। तो सर उसमें क्या करते हैं, अब दो या दो से अधिक बलों का, तो दो तक तो सर निकालना आता है, समांतर चतुर्भुज से निकाल रहे थे, लेकिन दो से अधिक बल आ जाएंगे तो सर समांतर चतुर्भुज से तो नहीं निकलेगा। तो उसके लिए हमने क्या लिया था कि सर क्षैतिज दिशा में सभी के घटक निकाले, उनको योग कर दिया, तो वो परिणामी का क्षैतिज दिशा में घटक आ गया। ऐसे ही सभी के ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक निकाले, उनका हमने योग कर दिया, तो वो क्या आ गया था, परिणामी का ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक आ गया था। फिर वहां से परिणामी निकाल लिया था, ये तरीका था, याद है सभी को। तो सर उसमें ऐसा तरीका था कि अगर मान लो मेरे पास ये क्षैतिज है, इसके साथ अगर मान लो कोई F1 बल है और ये किसी एंगल अल्फा 1 पे है, सर यहाँ से कोई दूसरा बल है, मान लो ये F2 बल है और ये मान लो मैंने अल्फा 2 एंगल पे लिया है, ऐसे F3 बल ले लिया मान लो ऐसा है, तो ये अल्फा 3 एंगल पे है। तो सर ऐसे ही मान लो अपन ने ले लिया था Fn बल, तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं, और ये मान लिया था अपन ने कि सर ये अल्फा n एंगल है। तो यहां से परिणामी निकालने का तरीका क्या था सर, R कोस थीटा बराबर, याद है सभी को, R कोस थीटा बराबर क्या आया था बोलो जल्दी से सर, R कोस थीटा बराबर आ गया था अपने पास F1 और कोस अल्फा 1 प्लस F2
और cos अल्फा 2 एंड सो ऑन Fn cos अल्फा n। याद है क्या सभी को? यही किया था अपन ने। और ऐसे ही अपन ने परिणामी का क्षैतिज दिशा में घटक निकाल, ये क्षैतिज में था, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में। क्या आगे थे सर? F1 और साइन अल्फा 1 प्लस F2 और साइन अल्फा 2 और सर यहाँ से सो ऑन Fn और यहाँ से साइन अल्फा n। बताओ साथ में समझ में आएगी नहीं ये बात? तो परिणामी क्या आ गया था सर? परिणामी हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो वो r आ जाएगा अपने पास परिणामी। तो इसको तो सर आपने x नाम दिया था, इसको आपने y नाम दिया था जहां तक हमें याद है। तो सर परिणामी r बराबर क्या आ गया था? अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और दिशा भी निकाल सकते हैं वही भाग दे के, सर यहाँ से y अपॉन x लिख सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो वो दिशा भी निकल जाती उसमें, नहीं तो ऐसे अपन ने दिशा निकाल ली थी। बोलो, तो यहां से क्वेश्चन आता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन सोल्व करते समय हमें एक चीज का ध्यान रखना था सर, कि हम एक बल को हमेशा क्षैतिज पे रखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक बल को हमेशा कहां रखा जाता है? क्षैतिज से, ताकि उसी से फिर बाकी का हम एंगल निकाल सकते हैं। किसी कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ता है ना एंगल निकालना। तो सर एक बल को अपन क्षैतिज पे रखते हैं और फिर उस बल से सभी को कंपेयर करते हैं। तो एक बल का तो एंगल क्षैतिज के साथ 0 लेते ही लेते हैं सर पहला, बाकी फिर सबका एंगल अपन निकाल सकते हैं। बताओ ये क्वेश्चन नहीं था क्या? तो ये तीसरी टाइप थी। चौथी टाइप थी सर लामी प्रमेय। चौथी टाइप कौन सी थी सर? चौथी टाइप थी अपने पास लामी प्रमेय। याद है क्या? तो लामी प्रमेय जो है ये कब लगती है, ये बात अपन ने देखी थी। सर पहली बात तो लामी प्रमेय कब लगाते हैं कि सर 3 बल होने चाहिए, ना तो 3 से ज्यादा हो ना 3 से कम हो, एग्जैक्ट 3 बल हो और तीनों बल साम्य अवस्था में हैं तो ये आप लामी प्रमेय लगा सकते हैं। और तीनों बल अगर साम्य अवस्था में हैं तो सर लामी प्रमेय का कथन अपन जानते हैं। अगर मान लो ये 3 बल हैं, कोई भी, ये F1 बल है और ये मान लो F2 बल है और अगर ये F3 बल है, अगर मान लो ये एंगल अल्फा, ये बीटा और ये अगर मान लो गामा है, तो लामी प्रमेय कब लगती है? जब तीनों बल संतुलन में है। तीनों बल संतुलन में है और एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि सर तीनों बल संगामी होने चाहिए, एक ही बिंदु पे लगे। संगामी का मतलब क्या था? एक ही बिंदु पे लगने चाहिए, तब आप यहाँ पे सर लामी प्रमेय लगा सकते हैं। तो लामी प्रमेय का कंसेप्ट था सर F1 जो है, यानी ये जो बल है वो शेष 2 बलों के बीच के एंगल की ज्या के समानुपाती होगा। तो यहाँ से क्या आएगा? F1 और यहाँ इसके सामने एंगल यानी इन दो के बीच का बीटा, तो सर F1 अपॉन साइन बीटा बराबर F2 अपॉन क्या है था सर? यहाँ से F2 बल कौन सा है? ये रहा, तो ये हो जाएगा साइन गामा। तो यहाँ से साइन गामा और बराबर F3 अपॉन क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो सर। बराबर F3 कौन सा बल है? ये रहा, तो यहाँ साइन अल्फा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन 2 बलों के संयोजन से, इस बार जैसे उस पे क्वेश्चन आया था, एक आया था 2 से अधिक बलों के संयोजन पे, सेकंड गेट में दोनों पे क्वेश्चन आया था इस बार। और लामी प्रमेय पे आएगा तो 3 के लिए आ जाएगा सर। और 3 के लिए आएगा, वो कैसे आएगा वो अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। तीनों बल संतुलन में होने चाहिए। एक बात सर हमने यहाँ से ये भी प्रूफ कर दी थी कि अगर मान लो सर 3 बल हैं, अगर वो किसी त्रिभुज की भुजाओं के क्रमवार लगाए जाते हैं, याद है सभी को? अगर हमारे पास 3 बल हैं और त्रिभुज की भुजाओं के क्रमवार लगाए जाते हैं, तो सर वहां पे अपन जो ज्या सूत्र लगाते हैं और लामी प्रमेय से लगाते हैं तो वो एक दूसरे के क्या आ जाता है? सिमिलर आ जाता है। बताओ हाँ या ना? ये बात भी अपन ने देख ली थी। तो ये कंसेप्ट था चौथा कंसेप्ट जिसपे क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो मेन तो यही है यहां तक। तो अब आगे अपन ने फिर पढ़ा था कि सर ये तो था कि भाई ठीक है 3 बल थे तब अपन ने लगा लिया, हो सकता है अपने पास n बल हो। तो जब n बल हैं वो अगर साम्यावस्था में हैं तो सर वहां पे अपन ने देखा था n बल बहुभुज नियम। तो बल बहुभुज नियम लगाया था, याद है क्या? बल त्रिभुज नियम होता है ये, वैसे देखा जाए तो ये क्या होता है? बल त्रिभुज नियम। तो ऐसे ही आपके n बल जो ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि बल बहुभुज नियम क्या होता है, तो सर अगर मान लो कोई भी n बल हैं और अगर वो किसी भी बहुभुज की भुजाओं के क्रमवार लगाए गए हैं, n बल हैं, अगर वो किसी बहुभुज की भुजाओं के क्रमवार लगाए गए हैं, तो सर उनका परिणामी हमेशा क्या आएगा? यानी वो सारे के सारे बल हमेशा संतुलन में आएंगे, परिणामी 0 आएगा। तो बल बहुभुज नियम एग्जाम में पूछा हुआ है आपसे, बात समझ में? लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो इन्हीं पे आता है, लामी प्रमेय पे। बाकी कंसेप्ट वहां पे भी पूछा जा सकता है। इसके बाद क्या पढ़ा था बताओ?
सर लैम्डा म्यू पर में पढ़ा था, लैम्डा म्यू पर में पढ़ा था। तो सर लैम्डा म्यू पर में वो भी तो क्या है, वो भी दो बलों के लिए काम में आता है, दो बलों के परिणामी के लिए। तो वहां पे क्या कंसेप्ट था बताओ, किसको याद है? ये कंसेप्ट एग्जाम में पूछा हुआ है लैम्डा म्यू पर में। तो लैम्डा म्यू पर में सर बताया था हमने कि अगर मान लो ये हमारे पास ओ बिंदु है और यहाँ पे ये ए है और ये बी बिंदु है, ठीक है। तो सर यहाँ अगर मान लो कोई बल लग रहा है लैम्डा ओ ए, अगर यहाँ कोई बल लग रहा है लैम्डा ओ ए और यहाँ बल है कोई म्यू ओ बी, तो यहाँ पे हमें क्या कहा जाता है कि सर इन दोनों बलों का जो परिणामी है वो कहाँ से गुजरता है? सर इन दोनों बलों का जो परिणामी है वो ए बी को मिलाने वाली जो रेखा है इस पर स्थित बिंदु सी से गुजरता है, इस पे स्थित बिंदु सी से गुजरता है। और वो बिंदु सी कौन सा होगा कि सर यहां से ए सी अनुपात सी बी जो है वो किसके बराबर आना चाहिए? सर वो आना चाहिए म्यू अपॉन लैम्डा, और म्यू ओ बी और अपॉन और लैम्डा ओ ए वेक्टर के। ये था कि नहीं था बताओ? ये पढ़ा था। तो यही पूछा जाता है, ये कंसेप्ट पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, लैम्डा म्यू प्रमेय का कथन क्या है। तो सर अगर ये लैम्डा ओ ए और म्यू ओ बी दो बल हैं तो इनका जो परिणामी है वो इस ए बी को मिलाने वाले रेखा के उस बिंदु सी से गुजरता है जो इस रेखा को ए सी अनुपात सी बी में इस तरीके से डिवाइड करना चाहिए। ये कंसेप्ट पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, बोलो हाँ या ना। और इस पे क्वेश्चन तो नहीं आया कभी, लेकिन मैंने आपको फिर भी इस पे क्वेश्चन करवाए थे, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार। बात समझ में आ गई? ये एक टाइप थी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बोलो? सर इसमें समांतर बल। तो समांतर बल पे क्वेश्चन आने के पूरा चांस रहता है। तो सर समांतर बल है, तो समांतर बल क्या थे? सर दो बल समांतर कब होंगे? जब उनकी क्रिया रेखाएं समांतर हों, क्योंकि बल को हमेशा उसकी क्रिया रेखा से दर्शाया जाता है, ये अपन जानते हैं। तो दो बल समांतर कब होंगे? जब उनकी क्रिया रेखाएं समांतर हों। अब सर उसमें वो दो टाइप का हो गया था, समद्वि समांतर और विपरीत समांतर। समद्वि समांतर में क्या क्या कंडीशन थी? ये दो टाइप का बन गया था ना, अगर याद हो तो आपको। सर एक तो था इसमें समद्वि समांतर और एक था विपरीत समांतर। समद्वि समांतर और दूसरा कंसेप्ट क्या था? विपरीत समांतर। विपरीत समांतर। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, चाहे कभी भी पेपर हो। हर बुक को इसी तरीके से पढ़ना है। हर बुक को आप न्यूमेरिकल पढ़ लिया अपन ने, एलपीपी जितनी बुक्स अपने पढ़ी हैं इस तरीके से पढ़ लो, आपके क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे बीएससी के सारे। और 11th-12th को भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। भाई आपको क्या आता है वो ज्यादा जरूरी है बजाय आपको क्या पढ़ाया गया है। भाई मैंने तो सब कुछ पढ़ा दिया है, लेकिन आपको कितना आता है आप वही तो अप्लाई करके आएंगे एग्जाम के अंदर। तो ये साथ साथ में आपको अभी कवर करना है, क्योंकि अभी जो टाइम है इस टाइम वैकेंसी नहीं है। तो बच्चा क्या है कि बस केवल कोचिंग में जा रहा है और लिखने का काम कर रहा है। हमें वो नहीं करना है, हमें साथ में इस तरीके से सभी बुक तैयार करनी है, ताकि जब एग्जाम आए सर केवल जीके पढ़ना है, अपना पेपर देना है। ये प्लानिंग आपकी अभी से हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो इसमें तो यहां से विपरीत समांतर और समद्वि समांतर, और मैंने आपको कहा था कि भी सारी, जैसे मैंने आज बता दिया है, सभी बुक्स एक एक बच्चा जो भी है अपने चार्ट बना के लाएगा शॉर्ट नोट्स के हिसाब से और यहाँ पे चिपका देगा, जैसे नेट वाली सारी चिपकी हुई बुक उसी हिसाब से, ताकि आप भी उसी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं लास्ट टाइम में। सारी बुक्स का एक साथ रिवीजन, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है बजाय केवल पढ़ने के। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस चीज पे अपन अब काम करेंगे रोज, हमेशा जो बुक्स हो गई एक बुक उठाएंगे और उस पर अपन रोज उसको रिवाइज करेंगे, भाई इसमें क्या क्या पढ़ा था आपने। आप घर पे पढ़ के आए और मैं आपको फिर यहाँ पे रोज उसमें एक बुक उठा के उसमें कि आपने इसमें क्या क्या पढ़ा था बताओ। कभी 11th-12th का टॉपिक उठा लेंगे, कभी इधर। तो दीपावली के बाद इसी काम को अपन कंटिन्यू करेंगे हमेशा। बात समझ में आई इस बात को? अच्छा ये बात है। अब इसमें सर समद्वि समांतर विपरीत समांतर। समद्वि समांतर में क्या था? और ये एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें जो अपन ने लामी पर में पढ़ा था उसमें मैंने वो 4 क्वेश्चन आपको बताए थे, अगर आपको याद हो तो बताए थे ना। अगर मान लो कोई भी 3 बल हैं, अगर वो किसी त्रिभुज की भुजाओं के क्रमवार लगाए गए हैं और उनका परिणामी जो है वो अपन ने देखा था कि अगर कहां से, यानी अगर वो संतुलन में है, अगर वो संतुलन में है तो उनका जो परिणामी है वो अगर परिकेंद्र से गुजरता हो, याद है क्या? परिकेंद्र से गुजरता हो, लंब केंद्र से गुजरता हो, अंतः केंद्र से गुजरता हो और एक केंद्रक से गुजरता हो, तो वो 4 क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे उसमें। पक्का? ठीक है। तो अब अपन इस पे आ जाते हैं और वही 4 क्वेश्चन यहां बनते हैं और वही 4 क्वेश्चन आगे बल आघूर्ण में बने थे। तो ये 12 क्वेश्चन होते हैं, इनको तो आप अच्छे से तैयार कर ही लो।
बात समझ में आ गई सबको? ऐसे ही सर यहाँ पे समद्वि समांतर बल और सर यहाँ पे विपरीत समांतर बल। तो समद्वि समांतर में क्या था सर, दोनों की क्रिया रेखाएं समांतर हैं, वो तो समांतर बल हो गया। अब सर वो एक ही दिशा में है तो वो तो समदिश हो जाएंगे, और विपरीत दिशा में वो सर विपरीत समांतर हो जाएंगे। तो समदिश समांतर में सर ये कंडीशन बनी थी, 3 सिचुएशन बनी थी, तीनों में बना देता हूं। ये लो, अगर दोनों बल बराबर हैं तो सर यहाँ पे इनका परिणामी इनके मिड पॉइंट से चला जाता है, याद है क्या सबको? लेकिन सर जो भी परिणामी जहां से जाएगा, ये मैं बल F ले रहा हूं और सर ये भी बल F ले रहा हूं, दोनों परिमाण में बराबर हैं, तो इनका जो परिणामी है वो इनके मध्य बिंदु से जाएगा, और सर वो जो परिणामी है वो क्या हो जाएगा, दोनों का योग करना है। ठीक है सर, अगर मान लो समद्वि समांतर हैं, लेकिन मान लो कि F1 बड़ा है F2 से, अगर ये मान लो F1 है, ये F2 है, तो सर इसका परिणामी जो है वो यहाँ से जाएगा, यानी बड़े बल के नजदीक से। तो यहाँ से अपने पास बिंदु C है, और परिणामी सर इस केस में भी क्या होगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा, ये बात जानते हैं अपन। और तीसरा केस सर हो सकता है, मान लो F2 बड़ा हो जाए, तो सर परिणामी यहाँ से जाएगा, ये F2 है, और सर यहाँ ये F1 है, ये A हो गया, B हो गया, और यहाँ से C से जा रहा है, तो परिणामी यहाँ से चला जाएगा। बताओ हाँ या ना, ये पढ़ लिया था अपन ने। और एक इसमें सर ये रेशियो लिखना आना चाहिए कि जब समद्वि समांतर बल है तो सर परिणामी जिस बिंदु से जाएगा वो AB का अंतः विभाजन बिंदु होता है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं, अगर मैं इसको A नाम देता हूं, C और ये B, तो सर यहां से AC अनुपात CB, ये क्या आ जाएगा, हमेशा F2 अनुपात F1 आ जाएगा। ये सेम कहानी यहाँ होगी, अनुपात तो सेम ही रहेगा सर, यहाँ भी AC अनुपात CB ये आ जाएगा अपने पास F2 अपॉन F1। परिणामी यहाँ भी क्या होगा, योग हो जाएगा, इस केस में परिणामी योग हो जाएगा, इस केस में भी। तो समदिश अगर बल दे रखे हैं, अगर मान लो वो वेक्टर की फॉर्म में है, तो सर उनका योग ही करना है। अब अगर सेम डायरेक्शन में है तो सब जुड़ जाएंगे, वरना विपरीत डायरेक्शन में तो कहीं माइनस लग जाएगा, कहीं प्लस लग जाएगा। तो विपरीत में क्या कंडीशन थी सर, विपरीत में हो सकता है कि एक बल इस दिशा में है और एक बल इस दिशा में है, तो अगर समान होंगे विपरीत, अगर समान परिमाण के हैं और विपरीत हैं तो परिणामी 0 हो जाएगा। लेकिन सर अगर मान लो ये F1 है और ये मान लो F2 है, और मान लो F1 है वो बड़ा है F2 पे, तो सर परिणामी है वो यहाँ से गुजरेगा, याद है सबको, परिणामी है वो यहाँ से गुजरेगा, ये हम जानते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, तो सर ये F1 हो जाएगा और ये F2, तो परिणामी सर है वो यहाँ से गुजर जाएगा, और क्या होगा सर, F1 माइनस F2 हो जाएगा। बड़े बल में से छोटे बल को घटा देंगे, परिणामी हो जाएगा। और सर ये A बिंदु है और ये B बिंदु है और ये C बिंदु है, तो रेशियो सेम इसी तरीके से यहाँ लिखना है। तो रेशियो क्या लिखेंगे यहाँ से, AC अनुपात CB, तो AC अनुपात CB क्या आ जाएगा सर, वही F2 अपॉन F1 आ जाएगा, ये लिख सकते हैं। अब दूसरा केस क्या बनेगा, जब मान लो ये बड़ा हो जाए और ये बड़ा होगा, तो सर परिणामी यहाँ से गुजर जाए, इधर जाएगा, तो ये हमें ध्यान रखना। तो जो बड़ा बल जिस दिशा में होगा उसी दिशा में परिणामी जाता है। परिणामी की दिशा किधर होगी, बड़े बल की दिशा की तरफ होगी, जबकि समद्वि समांतर में हमेशा बलों की दिशा की तरफ ही रहती है। ये चीज हमने पढ़ी थी, समद्वि समांतर और विपरीत समांतर, और इसमें फिर मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए थे, हर टाइप के क्वेश्चन करवाए थे इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना था। इसके बाद हमने पढ़ा था बल आघूर्ण। क्या पढ़ा था, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण पढ़ा था। तो बल आघूर्ण क्या था बताओ। इसके बाद हमने बल आघूर्ण क्या था सर, बल का आघूर्ण। तो सर बल आघूर्ण हमेशा यानी एक सदिश राशि होती है, ये हमने देख लिया था। और सर बल आघूर्ण यानी किसी बिंदु के सापेक्ष, ये अगर मान लो कोई बिंदु है P और ये हमारे पास बल F है, क्योंकि बल को हमेशा क्रिया रेखा से दर्शाते हैं, तो सर यहाँ पे इस बल का परिमाण और इस क्रिया रेखा की इस बिंदु P से जो लंबवत दूरी है, इनका जो गुणनफल है वही तो बल आघूर्ण होता है, वही बल आघूर्ण होता है। अब सर अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस, और क्लॉकवाइज है तो माइनस लेते हैं। और बल आघूर्ण शून्य कब होता है सर, जब ये जो क्रिया रेखा है, बल की क्रिया रेखा इस बिंदु से गुजर जाए, जिस बिंदु के सापेक्ष आप बल आघूर्ण निकाल रहे हैं। या हम यूं बोल सकते हैं कि ये बिंदु इस क्रिया रेखा पे स्थित हो जाए तो भी बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि सर ये लंबवत दूरी 0 हो जाएगी उस केस में। तो ये बल आघूर्ण के बारे में। तो बल आघूर्ण क्या था बोलो सर, यहाँ से F बल है उसका परिमाण और इंटू में जो लंबवत दूरी R मानी आपने, तो R आ जाएगी। और यहाँ दिशा है वो सर प्लस माइनस हो सकती है, ये हमने देख लिया था। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या क्लॉकवाइज देख रहे हैं, ये पढ़ा था, बताओ हाँ या ना। बल आघूर्ण पे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आया हुआ है अभी तक जो भी आता है। तो ये बल आघूर्ण हो गया था। और इसके बाद मैंने इस पे एक वेरिगनन प्रमेय पढ़ाई थी आपको। वेरिगनन प्रमेय क्या थी बताओ। हाँ जी, वेरिगनन प्रमेय
हैं? वेरिगनन पर में क्या थी कि सर अगर हमारे पास अगर हमारे पास कोई भी पिंड है, उसमें अगर मान लो कई बल लगे हुए हैं, अगर किसी पिंड पे कई बल लगे हुए हैं और सर उस पिंड पे समतल में अगर कोई भी बिंदु लें, तो उन सभी बलों का उस बिंदु के सापेक्ष, किसी भी बिंदु के सापेक्ष, अगर हमारे पास उन सभी बलों का किसी भी बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्णों का जो बीजीय योग है वो बराबर होता है किसके? उन बलों के परिमाण, यानी उन बलों के परिणामी का उस बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण की। अगर किसी पिंड पे मान लो बल कार्यरत है, उन बलों का उस पिंड के तल में स्थित किसी भी बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण निकालेंगे और उनका बीजीय योग जो करेंगे वो किसके बराबर आता है? उन बलों का परिणामी निकाल लो, उस परिणामी का उस बिंदु के सापेक्ष जो बल आघूर्ण है उसके बराबर आ जाता है। बताओ हाँ या ना? और कोई भी मान लो पिंड है तो वो संतुलन में कब होता है, कैसे पता चलता है कि वो संतुलन की अवस्था में है? तो सर उस पे जितने भी बल हैं उनका किसी भी बिंदु के सापेक्ष अगर अपन बल आघूर्णों का जो बीजीय योग है वो अगर शून्य के बराबर हो रहा है, इसका मतलब वो संतुलन में है। ये थ्योरेटिकल पूछे हुए दोनों चीजें, दोनों ही चीजें थ्योरेटिकल पूछी हुई, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने करवाया था आपको। फिर यहां भी वही 4 क्वेश्चन यहां बन जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो अगर आप इतनी थ्योरी याद रखते हैं और इन कंसेप्ट को याद रखते हैं तो डायनेमिक स्टैटिक्स के आपके सेकंड ग्रेड में 7 क्वेश्चन आते हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। राइट? तो अभी अपना कॉम्प्लेक्स चल रहा है, तो एक दिन उसमें कॉम्प्लेक्स को भी पूरा कंप्लीट इसी तरीके से कर लेंगे। एक दिन कॉम्प्लेक्स नंबर और एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फिर रियल अब स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर रियल को भी इसी तरीके से तैयार करना है। हर बुक को आप बीएससी को ऐसे तैयार कर लो, 11 12 को इस तरीके से तैयार कर लो, आराम से आप कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये आप पढ़ लेंगे अच्छे से। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है, और उम्मीद है कि कल आप लोग मेरे को सुनाएंगे। उम्मीद है कि कल आप लोग मेरे को सुनाएंगे सभी इसी तरीके से। कौन कौन सुनाएगा? हाँ जी, सबसे पहले दिनेश सुनाएगा कल, है ना? कोई बात नहीं, वीडियो आपको यूट्यूब पे डाल देंगे, वहां देख लेना, ऐप में मिल जाएगा, वहां देख लेना। आप इसको सुनो रोज, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर बुक का ऐसे बना के दूंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और खूब प्लान बनाएंगे अपन, क्योंकि मेन चीज क्या है, केवल आप, मैं पढ़ा रहा हूं, आपका लिखना, यही कर्तव्य नहीं है अपना कि मैं लिखा रहा हूं आप लिखते रहो, आप रोज जाओ आ जाओ, रोज जाओ आ जाओ, नहीं, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। वो तो भीड़ होती है कि सर हाँ ठीक है 5000 बैठे हैं, उसमें से 100 200 का सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होना नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास कोई 5-5 हजार की भीड़ नहीं है। मेरे पास जितने बच्चे आएंगे उन्हीं में से मेरे को सिलेक्शन देना है। तो ये मेरा टारगेट है और इस पे आपको काम करना है। क्योंकि मैं जब एडमिशन लेता हूं पहले यही शर्त रखता हूं कि भाई आपको मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, और मेरे को कोई कंडीशन, पढ़ना पड़ेगा मतलब आप रोज रिवाइज करें, मेथड आपको चेंज करने पड़ेंगे आपको पढ़ने के। केवल ऐप लेने से, केवल उनको सुनने से वो आपकी स्टडी नहीं है। आप पहले थ्योरी सारी तैयार हो दिमाग में, फिर आप इसमें, मैंने क्वेश्चन आपको खूब सारे दे रखे हैं, आप उनको सोल्व करो और अपने सॉल्यूशन देखो, सबसे बेस्ट काम है। फिर भी डाउट है मेरे से डिस्कस कर लो। तो ऐसी बुक अगर आप तैयार कर लेते तो बाकी बुकों में तो कुछ है ही नहीं। भाई ये बुक मैंने आपको अब करवा दी, ऐसे ही अभी अपनी कॉम्प्लेक्स कर लेंगे, फिर रियल चली रही है, फिर आपको अलजेब्रा। ये 5-6 बुक तो है जिससे बच्चा डर लगता है। डिफरेंशियल इक्वेशन हर कोई कर लेता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सब कर लेते हैं। एलपीपी एनए ये भी मान लो अगर वैसे कर लेते हैं, लेकिन इनको भी अपने इस तरीके से कर लेंगे। तो जो बुक्स इस बार सबसे ज्यादा मार्क्स की आई है, ग्रुप थ्योरी जिसमें रियल कॉम्प्लेक्स, ये सबसे ज्यादा मार्क्स की आई हैं, तो इनको सबसे ज्यादा अच्छे से तैयार करो। और तैयार सारों को ही करो ना, अच्छी बात है। और 11 12 भी ऐसे ही पढ़ो बेटा। फिर देखो 40% नहीं आते हैं, पहले काम 40% लाना और फिर काम में अपना मार्क्स बढ़ाना, दोनों चीजें। सर ये टॉपिक मेरे ऐसे हैं, चाहे वो कैसा भी पेपर बनाए 40% में नहीं छोड़ने वाला। फिर दूसरा टास्क, अब सर मेरा जो स्कोर है वो बढ़ाना है, तो 60% के आसपास अपना टारगेट लेके चलेंगे। फिर जो जिस हिसाब का पेपर आएगा उस हिसाब से सेट हो जाएगा। अब मान लो पेपर आसान आ जाएगा तो मेरिट ऊपर चल जाएगी, पेपर अगर टफ आएगा तो मेरिट नीचे आ जाएगी, वो तो अपने हाथ में नहीं है। लेकिन फिर भी कितना भी कैसा भी है 50% के आसपास, इससे ज्यादा कभी जा नहीं सकता।
पॉसिबल कम है, क्योंकि टाइमिंग भी तो इम्पोर्टेंट है, टाइम अपने कम रहता है, इसलिए ज़्यादा भी बहुत जाने की उम्मीद कभी नहीं है। तो ये चीज़ आप तैयार करें और अब अपन कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू।